जय हिंद। स्वागत है आपका। इस वीडियो में लाया हूँ 2018 में पूछा गया सेकेंड पाली का क्वेश्चन विज्ञान का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा देखिए ध्यान से कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो बताना है आपको। आंसर का क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिल्कुल, वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं उसको? द्वारक कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे होता है, मान लीजिए क्या है, ये अवतल दर्पण है ना। तो इस हिस्से को ठीक है, ठीक है, इस हिस्से को ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला बायां वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। बात समझ गए? हाँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। यानी वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब आर दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी निकालेंगे तो एफ कितना हो जाएगा? r/2 होता है। तो r 32 है और बटा 2 यानी 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब भाई ये पूछ रहा है किस में? तो उत्तल दर्पण की पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि वो दर्पण के दाहिने तरफ बनती है। ठीक है, तो 16 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर हमारा। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मैं जब बोल रहा हूँ कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का जो आवर्धन है, यानी एम का जो मान है वो नेगेटिव आया है, जो भी हो यहाँ पे, तो आप इतना अपने दिमाग में आइडिया ला लीजिए कि वो कैसा होगा दर्पण, कैसा होगा। या तो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा ना, अवतल होगा ना। चलिए, तो जब अवतल होगा तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में कह रहा है आभासी और सीधा। तो अवतल में ऐसा होता नहीं है। वास्तविक और सीधा भी नहीं होता है। ठीक है, आभासी और उल्टा भी नहीं होता है, आभासी और सीधा होता है। ये बात है, आभासी और सीधा होता है, लेकिन कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दाहिनी तरफ बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर्धन नेगेटिव है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, दर्पण के बाएं ही बनेगा और जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जो नेत्र में किरणें प्रवेश करती हैं उनका अधिकांश अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, और ऑप्शन सी कह रहा है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी कह रहे में से कोई नहीं। तो हमने बता दिया था, जब मैं आइज़ के बारे में बता रहा था, उसके बारे में डीपली मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने बता दिया था कि अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो इस तरीके से बना होता है ना, ये कॉर्निया, तो कॉर्निया पर ही हो जाता है अधिकांश अपवर्तन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, एक लाइन इसके बेसिकली बनाया गया है। तो क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होता है? तो वो होता है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या होता है? अधिकांश अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली होती है। समझ के बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है, ठीक है ध्यान से, कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। अब भाई जानते होंगे भाई, जो सूर्य का लाइट होता है, सनलाइट होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, वायुमंडल में होता है, तो उसमें जो उसका जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में से निकलती है 7 रंग, तो उसमें जो रंग होता है नीला ना, उसका अधिक प्रकीर्णन होता है। और इसी कारण से क्या होता है, हमारा आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। बात समझ रहे ना? तो नीले रंग का क्या होगा? अधिक स्कैटरिंग हो गया, प्रकीर्णन होगा। बात समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। कह रहे हैं कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। जो एसी करंट होती है, अल्टरनेटिव जो करंट होता है, उसका आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो आप देखेंगे हर एक मीटर में लगा होता है, आपके घरों में जो मीटर लगा होगा बिजली का, उस पर भी लिखा होगा 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब क्या होता है? ये आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। कह रहा है 7 कि किसी वोल्ट मीटर के, देखिए कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर की स्केल पर 0 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच
20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक कितना होता है। ठीक है, बस समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम 8 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। एक माइक्रो एम्पियर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो मतलब कितना होता है। जो माइक्रो होता है जिसको हम दिखाते हैं म्यू से, ठीक है, तो ये म्यू का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁻6 ये माइक्रो का मतलब है, म्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, ये माइक्रो हो गया और एम्पियर पूछ रहा है तो एम्पियर के लिए ए लगा देते हैं, तो 10⁻�6 ए एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। चलते क्वेश्चन नंबर हम 9 पे। कह रहा है ध्यान से कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक छड़ चुंबक है। ठीक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इसके जो ध्रुव हो गए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ऊपर बाहरी अगर दिखाया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, है ना। नॉर्थ से कहाँ जाती हैं, साउथ जाती हैं, जाती है ना, ऐसे नॉर्थ से साउथ जाती है। लेकिन इस छड़ चुंबक के अंदर इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी वो कहाँ से होगी, वो साउथ से नॉर्थ होगी। कहाँ से होगी, साउथ से नॉर्थ होगी। इतना बात समझ गया। चुंबकीय छड़ जो होगा उसके अंदर जो रेखाओं की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, कहाँ से होगी, वो दक्षिण से उत्तर होगी और बाहर कहाँ से कहाँ होगी, उत्तर से दक्षिण होगी। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर ध्रुव। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो न्यूट्रल तार होता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है काला। क्या होता है, काला होता है। ठीक है ना, और जो फेज होता है वायर उसको बोलते हैं लाल। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पे। कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है। विभक्त बदल है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लगा होता है इसे, ठीक ना, ऐसे यहाँ पे होती है, वो उसको बोलते हैं आर्मेचर लगी होती है ऐसे। ठीक है, और इसमें ऐसे गोल टाइप का लगा होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ठीक है, ये एक जिस मान लीजिए वलय कैसा होता है, वलय गोल होता है ना, तो यहाँ पे से बीच में से थोड़ा सा ये कटा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये गोल तो है लेकिन बीच में से हटा है, मतलब अलग अलग है, तो इसको विभक्त वलय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है धारा की दिशा को परिवर्तित करना, दिक् परिवर्तक यानी दिशा को बदलना, दिशा को परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये किस में लगा होता है, तो ये लगा होता है बेसिकली मोटर में। किस में लगा होता है, तो विद्युत मोटर में। बस समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पे। ठीक है, ये ध्यान से कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को, तो जल के स्थितिज ऊर्जा को, जल के स्थितिज ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 को कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा किस में है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पे। कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। हमने बता दिया था इसके पहले वीडियो में कि बुझा हुआ चूना कौन है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ऑप्शन भी देखेंगे तो CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही क्या है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये संगमरमर है और यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पे। कह रहा है, ठीक है ध्यान से, कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी वहाँ पे ये अभिकारक है। इसके बाद क्या बन रहा है उत्पाद में, तो जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो जिंक है ना, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ से हटा दे रहा है। तो क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसलिए इसको विस्थापित करके यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। समझिए, आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे। कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। पीएच कितना होगा इसका, भाई कोई भी विलयन है उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। अगर वो किसी नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल करता है तो कैसा होगा, अम्ल होगा। अनीला, अम्ल नीले को लाल करता है, तो अम्ल कितना 7 से कम होता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में तो 7 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 10 है। तो ये तो सब एक 7 तो उदासीन हो गया और बाकी यहाँ पे है सी और डी, ये क्षार हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा अम्ल के लिए, ऑप्शन ए यानी 5 होगा। ठीक है, समझिए। चलते क्वेश्चन नंबर हम 17 पे।
तो आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है 79 ध्यान से कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप जानते हैं भाई, संतरा क्या खट्टा होता है, इसमें क्या पाया जाता है संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी देखेंगे तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी है टमाटर, इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा किसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। चलते क्वेश्चन नंबर हम 18 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इन सब में ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो पोटेशियम क्या है, इन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 19 पे कह रहा है कि एक्वारेजिया या रॉयल जल, इसको बोलते हैं अम्लराज, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है दोस्तों। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HCl, बात करें HCl, ठीक है, अनुपात और HNO3, तो इनका HCl होता है 3 अनुपात, ये होता है 1, तो 3 अनुपात 1 का अनुपात होता है इनमें, ठीक है। HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है और अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यानी ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, CHO कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका इसका प्रक्रियात्मक समूह का नाम क्या है बताइए, ठीक है। ये इसका प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है बताइए। ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक अम्ल और ऑप्शन सी एल्कोहल और ऑप्शन डी एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन वो डी है, यानी एल्डिहाइड है, ठीक है। क्या है, एल्डिहाइड है। बात समझ गए। चलते क्वेश्चन नंबर हम 21 पे कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है, सबको पता है इतना होता है। C3H8 किसका होता है, प्रोपेन का होता है। इसमें बताना है आपको कि सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं, हम दिखा देते हैं कितने होते हैं। तो 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब सब में हम H लगा देंगे, तो यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से H लगेगा, यहाँ से H और यहाँ से H लगेगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, ठीक है। तुमको सिर्फ दिखाना है बंड कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए टोटल, 10 आबंड हो गए, मतलब बॉन्ड हो गए, ठीक है, आबंध हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको दिखा देते हैं ऑप्शन डी। समझ गए बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है, उसमें कैसा चेंजिंग होता है या नहीं होता बताना है आपको। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोजले ने दिया था, उसमें बाईं से दाईं जाएंगे तो उसमें क्या होगा, परमाणु आकार घटेगा। चलते क्वेश्चन नंबर हम 23 पे कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी ग्रुप बताना है, ग्रुप्स स्तंभ, ठीक है, कितने होते हैं बताइए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। और 7 क्या होते हैं, 7 उसमें आवर्त होते हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम, यानी कहने का मतलब कुछ जो ऐसे लाइनें होती हैं ऐसे, उसको हम आवर्त बोलते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं ऐसे ऐसे, उनको हम स्तंभ बोलते हैं या फिर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें 7 होती हैं ये ऐसे होती हैं, आवर्त कहते हैं इसको, और जो बड़ी होती है मतलब खड़ी खड़ी होती है इसको हम ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं, ये 18 होती है। चलते क्वेश्चन नंबर हम कितना पे 24 पे कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट का तनु मिलियन में सार्वभौम सूचक की एक बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरा रंग दिखेगा, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट के विलयन होता है उसमें उसके तनु मिलियन में सार्वभौम कोई सूचक बूंद मिलाता है, ठीक है, कोई इंडिकेटर बूंद मिलाता है किसी पदार्थ का, तो बताना है कि उस विलयन का रंग कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरा दिखेगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 25 पे कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, ऐसे कुछ फीता होता है, जब इसको जलाया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जब ये जलेगा ना ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये जलेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये किस तरीके से जलेगा, तो ये सफ़ेद चमकीला, ठीक है, चमकीला सफ़ेद लौ उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उत्पन्न आग की लौ क्या होती है, चमकीला सफ़ेद होती है, ठीक है, उजला होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। ठीक है, आपने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया होगा या फिर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं CuSO4 का, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, तो उसमें अगर मिलाते हैं ये लोहा, ये क्या है, फेरस है, ये लोहे के क्षण मिलाते हैं तो क्या होगा, लोहा जो होगा ना वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को भी साबित कर देगा। ठीक है, तो जो इसका रंग होगा ना कॉपर सल्फेट का, ये मलिन पड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मलिन पड़ जाएगा। ठीक है, यानी विलयन का रंग बदलने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी वो कैसा विलयन था, वो विलयन था किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन था, जिसमें हम लोहे को मिलाए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इतना बात समझ के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्फैग्नोमैनोमीटर करते हैं उपयोग। ठीक है, किसका, स्फैग्नोमैनोमीटर इसको आप बोलने का सीखिए, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो सबको पता है क्या होगा आंसर, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। आंसर हमारा सी राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। आपके सामने क्वेश्चन 29 कह रहा है कि अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है, बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा आयोडीन। एनसीईआरटी में लिखा है कि अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, लेकिन इसमें कहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे सभी हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या आवश्यक होगा, आवश्यक होगा आयोडीन। अवट्टु ग्रंथि जो होता है, जो थायराइड ग्रंथि होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या आवश्यक है, तो उसको आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। ठीक है, आयोडीन उसका आवश्यक है। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है, ठीक है, ध्यान से, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है कि पादप हार्मोन निम्नलिखित में से पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन वो ए है। ठीक है, वो है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। हाइड्रा जो होता है उसमें प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है, वो तो होती है अलैंगिक, लेकिन उसमें कौन सी होती है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुंकेसर। क्या बनाता है, पुंकेसर। ठीक है, इससे होता है, ठीक है, इस पे ऐसे लगा होता है पराग कोष, और इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, ये पुंकेसर है, ये पराग कोष हो गया, अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। ये किस में होता है, ये नर में होता है। ठीक है, बाकी सब अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी किस में होती है, मादा में होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है निम्नलिखित वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। भाई सबको पता होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एक्स ही होता है, एक्स होता है। नर में क्या होता है, XY होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहे थे कि ध्यान से, कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्यों डुबाया जाता है, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, ये सब के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ध्यान से, कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पे, तो 10x पे। किस पे, 10x पे देखा जाता है। बात समझ गए। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान का कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। का कहते हैं उसको, सिनेप्स कहते हैं। बात समझ गए ना। चलते क्वेश्चन 40 पे। क्वेश्चन 40 कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला, फूड जो होता है, चेन बना रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे घास, गेहूँ, आम तो होगा नहीं, बकरी, गाय, हाथी होगा नहीं, घास, बकरी, मछली होगा नहीं। यहाँ पे घास उत्पादक है, बकरी इस पे डिपेंड है, प्राथमिक उपभोक्ता, और बकरी पे डिपेंड है मानव। ये हो गया द्वितीय। इस तरीके से क्या ये बन रहा है फूड चेन, घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खा रही है, बकरी को मानव खा रहा है। ठीक है,
तो इसमें बस इतना है। ये कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।